हेलो नमस्कार। हमारे 7 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के भाग 1 के बारे में बात करेंगे, संघ और राज्य क्षेत्र। इसका जो पहला अनुच्छेद है वो क्या कहता है? वो कहता है इन द डेथ इज ए भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब जो इंडिया जो है वो भारत एक राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद फर्स्ट क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब ये है जो इंडिया जो है, इंडिया जो है वो भारत एक राज्यों का संघ होगा, जो ये जो हिंदुस्तान या भारतवर्ष या आर्यवर्त या ये शब्द हैं, ये इनका उल्लेख इस कॉन्स्टिट्यूशन में इनका उल्लेख नहीं मिलता है। जो भारत है वो एक विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है। अविनाशकारी का मतलब होता है कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। जो इसमें जो किस किस का जिक्र नहीं है, ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, भारतवर्ष या बहुत से आर्यवर्त बोलते हैं। ये जो शब्द हैं इनका जो उल्लेख है वो हमारे संविधान में नहीं है। और अब नोट करके लिखेंगे, जो भारत है वो एक विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है। अविनाशकारी का मतलब होता है कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। कोई अपना राज्य अपना देश अलग बनाना चाहे, कोई भी राज्य अलग हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे? भारत जो है वो विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है। अब बात करेंगे और इसमें इसी की बात करें तो ये जो जो यूएसए है वो क्या है? वो अविनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है। इसमें जो राज्यों की अनुमति है उसके लिए सहमति अनिवार्य है। अब बात करेंगे आर्टिकल 2 के बारे में। आर्टिकल अनुच्छेद 2 कहता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी नए राज्यों को जो भारत में मिलाए जाते हैं। कोई भी राज्य हमारे देश में मिलाना, जो प्रक्रिया वो किस अनुच्छेद के द्वारा होगी? 2। और इसकी जो शक्ति होती है वो होती है संसद के पास। कोई भी बाहर का जो देश है वो हमारे देश में मिलना चाहता है तो उससे जो शक्ति है वो संसद के पास होती है। जो इसमें जो भारत में जो सिक्किम है वो भारत में जो मिलाया गया था वो 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में मिलाया गया था। इस आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। इसका मतलब है नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश। इसकी जो शक्ति है वो किसके पास होती है? वो होती है संसद के पास। शक्ति किसके पास होती है मिलाने या न मिलाने की? होती है संसद के पास, संसद के पास। और जो एग्जाम्पल तो जो पहला राज्य है जो इंडिया में मिलाया गया था वो मिलाया था सिक्किम। सिक्किम को 36वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
1975 में भारत का उस समय 22वां राज्य बना था। 22वां राज्य बनाया गया। जो ये इस पर जो उस समय सिक्किम जो भारत मिला था, उस समय इसमें एक वंश रहता था, उसका नाम था नामंगल्य वंश। नामगल्य वंश सिक्किम में किस वंश का राज था उस समय? सिक्किम में उस समय नामंगल वंश का शासन था, जिस समय भारत में मिला था। अब बात करेंगे अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 ये क्या कहता है? ये कहता है फॉर्मेशन या क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। जैसे कि भारत में कोई राज्य में से दूसरा स्टेट बनाना चाहते हैं, उसके लेकर इसकी भी जो शक्ति होती है वो होती है संसद के पास, और ये साधारण बहुमत द्वारा यह कार्य करती है। लेकिन अगर राष्ट्रपति किसी राज्य या विधानमंडल से इसके ऊपर राय लेना चाहते हैं कि आपके उसमें राज्य में से दूसरा राज्य बनाएं या ना बनाएं, तो विधानमंडल से राय तो मांगी जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि जो है राष्ट्रपति उनकी राय को माने। तो वो चाहता है अगर, तो उसके संसद है का उसके नाम या सीमा में उसका परिवर्तन कर सकती है। तो इसी के लेकर ये अनुच्छेद 3 क्या है? फॉर्मेशन या क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी नए राज्य का गठन, नए राज्य का गठन। इसकी जो शक्ति है वो किसके पास है? वो होती है संसद के पास। संसद के पास शक्ति है कि वह राज्यों के नाम सीमा, उसकी सीमा को चेंज कर सकती है। सीमा या बोल सकते हैं क्षेत्र, उसका एरिया को घटा बढ़ा सकती है, में परिवर्तन कर सकता है। शक्ति ये काम कर सकती है संसद। और जब हम इसको नया स्टेट बनाएंगे तो वो जो साधारण बहुमत से यह कार्य करती है। संसद की किस बहुमत से? जो साधारण बहुमत है उससे। संसद साधारण बहुमत से यह कार्य कर सकती है। साधारण बहुमत से ये कार्य कर सकती है। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि जो उस समय उपस्थित होंगे उनके, और उपस्थित समय जितने मतदान करेंगे 50% वो, 50% + 1। साधारण बहुमत क्या होता है इसके बारे में सुनिए। साधारण बहुमत, साधारण मतलब सिंपल मेजॉरिटी। इसमें क्या होता है, जो जितने भी उस समय संसद में उपस्थित जितने भी मतदान करेंगे वो 50% से एक ज़्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? उपस्थित या मतदान का
50% प्लस 1। इस एग्जाम्पल के तौर पर समझें। एग्जाम्पल उस लोकसभा में कितनी सीट है, वो है 543। 543 और उसमें प्रेजेंट कितने हैं? प्रेजेंट मतलब मान लिया 300 प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। और इनमें से क्या किया, इनमें से 300 में से 50 ने माना वोटिंग ही नहीं की, वोटिंग में भाग नहीं लिया। अब वो प्रेजेंट है लेकिन वोटिंग में भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया। अब कितने ने वोटिंग की है? अब वोटिंग कितने ने की है? 250 ने। 250 ने भाग लिया। तो क्या होगा, इस 250 का जो 50% जितने उपस्थित थे उसका 50% प्लस 1 को, अब इसको साधारण बहुमत के लिए इतनी वोटिंग चाहिए। तो इसका जो कितना हो जाएगा, 250 का 50%, 125 250 का हो जाएगा, प्लस 1 ये हो जाएगा। अगर वो पक्ष में 126 वोटिंग कर देते हैं तो वो बिल जो है पास माना जाएगा। ये होती है साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी। अगर कोई राज्य है वो तो अपना नाम चेंज करवाना चाहता है तो वो अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता। इसको नोट करके लिखेंगे, नोट राज्य अपनी मर्जी से नाम चेंज नहीं कर सकता। अगर हम राज्य की जो सरकार है वो चाहती है कि हम अपने नाम चेंज करना, तो वो नहीं कर सकती वहाँ की सरकार। ऐसा जो प्रस्ताव है पश्चिम बंगाल ने 4 बार किया है, प्रस्ताव जो अभी तक मान्य नहीं, संसद ने इसको मान्य नहीं किया है। अब बात करेंगे आर्टिकल 4 के बारे में। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? जो भी अनुच्छेद जो ऊपर दिए हैं 2 और 3, उनमें कोई भी परिवर्तन होता है तो उस पर आर्टिकल 368 की संविधान संशोधन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। जो 368 द्वारा जो संविधान संशोधन होता है वो प्रक्रिया इसमें लागू नहीं होगी। इसके बारे में क्या लिखा है? जैसे फर्स्ट जो अनुच्छेद 2 है उसमें क्या है, उस एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट है, नए राज्यों का प्रवेश। और जो तीसरा अनुच्छेद वो है क्रिएशन ऑफ, यानी नए राज्यों का गठन। और जो हम आर्टिकल 368 संविधान संशोधन करते हैं तो ये प्रक्रिया है, ये उन पर लागू नहीं होगी। ऐसा इसमें आर्टिकल 4 में अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी परिवर्तन होता है तो उस पर अनुच्छेद 368 की संविधान संशोधन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। जो आपका बात करेंगे, जो भारत है वो अखंड भारत का निर्माण कैसे हुआ था उसके बारे में। अखंड भारत का निर्माण किस कैसे हुआ उसके बारे में। सबसे पहले आता है कैबिनेट मिशन। क्या आता है? कैबिनेट मिशन।
कैबिनेट मिशन। ये क्या होता है, जो अलग पाकिस्तान बनने की जो मांग थी उसको रिजेक्ट करते हैं, और इसी मांग को लेकर जो 16 अगस्त 1946 को अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाते हैं। अलग पाकिस्तान बनने से जो बिल था उसको रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट। और इसी को लेकर क्या होता है, 16 अगस्त 1946 को जो मुस्लिम लीग है वो अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाती है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस फिर आती है माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना आती है, माउंटबेटन योजना। ये योजना क्या करती है, ये योजना 23 जून 1947 को आती है और कहती है भारत और पाक 2 राज्य बनेंगे। 3 जून 1947 क्या आती है, कहती है भारत और पाक 2 राज्य बनेंगे। भारत में पाक 2 राज्य बनेंगे, भारत और पाकिस्तान 2 राज्य बनेंगे। और क्या होती है, उस टाइम पे जो थी कितनी रियासतें थी उस समय की, 565 तो रियासतें थी। उनसे कहा गया था कि या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाक में शामिल हो जाओ, या स्वतंत्र रहो। उस समय क्या था, उस समय जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तो उस समय क्या था, कितनी रियासतें थी, 565 रियासतों से कहा गया, क्या कहा गया था, ये कहा गया था या तो भारत में शामिल हो जाओ, भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या फिर स्वतंत्र हो। ये उस समय उनको जो रियासत थी उनको छूट दी गई। लेकिन फिर क्या होता है, जो भारत सरकार है वो क्या बनाती है, वो एक रियासती विभाग की स्थापना करती है, जो इसके जो हेड कौन होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनकी एक नीति पर काम करते हैं, कैरेट या स्ट्रिक पॉलिसी। इसका मतलब है गाजर खाओ का मतलब या तो गाजर लो या स्ट्रिक हो। इससे ये था या तो भारत में आराम से मिल जाओ, या फिर हमें स्ट्रिक नीति अपना को भारत में मिलाना पड़ेगा। इनकी ये तो नीति होती हैं। रियासती विभाग, इससे कौन हेड होते हैं, इसके हेड होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये है क्या करते हैं, नीति लाते हैं। कौन कौन से, कैरेट या स्टिक पॉलिसी, छड़ी नीति। कैरेट या स्टिक पॉलिसी इससे क्या होता, इसका कहना था तो यदि अब गाजर का मतलब इसमें क्या था कि वो जो गाजर लेते थे वो तो भारत में आसानी से, और जिनको जो स्टिक पॉलिसी छड़ी नीति उनको डंडे के जोर पर भारत में मिलाया जाता।
जो रियासतें थी उनको गाजर या और छड़ी नीति द्वारा क्या हुआ, जो रियासतें थी उनको भारत में मिलाया गया। और क्या होता है फिर, जो 562 रियासतें थी वो तो भारत में मिलने के लिए राजी हो गई थी, लेकिन जो 3 रियासतें थी वो मिलने से उन्होंने मना कर दिया था। तो उनको जो उनमें से जो 3 रियासतें वो थी हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। बाद में इनका भी विलय होता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाई जाती हैं जब इनको भारत में मिलाया जाता है। क्या जो 562 रियासतें थीं वो तो मान गई थी, रियासतें जो भारत का निर्माण करने में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनका बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। जो रियासतों को, बहुत रियासतों को एक किया था। ये कितनी मान गई थी, 562 तो भारत में मिलने के लिए मान गई थी, लेकिन जो 3 रियासतें थीं 3 ने मिलने से मना कर दिया। इनमें वो 3 कौन कौन थी, वो थी एक तो हैदराबाद, दूसरा था जूनागढ़, ये कहाँ है, जूनागढ़ है गुजरात में। तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद को क्या किसके द्वारा मिलाया गया था फिर जब भारत में, इसको सैन्य कार्रवाई द्वारा 1948 में ऑपरेशन जो पोलो है उसके द्वारा मिलाया गया था। सैन्य कार्रवाई कब चेक करी थी, ये की थी 1948 में, जिसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। ऑपरेशन पोलो को ऑपरेशन पोलो द्वारा जो भारत में विलय किया था, इसको भारत में मिलाया था। बात करेंगे जूनागढ़ में क्या करते हैं, जूनागढ़ में हम जो बोटिंग कराते हैं उसके द्वारा भारत में मिलाया जाता है। इसको जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत संग्रह किया जब इसको विलय किया था भारत में विलय। और जो जम्मू कश्मीर है, ये किसके जो विलय पत्र है उस पर हस्ताक्षर किसने, ये विलय पत्र के द्वारा उस पर हस्ताक्षर करते हैं राजा हरि सिंह, उसके द्वारा इसको भारत में मिलाया जाता है। इस विलय पत्र के ऊपर भी बहुत लंबी कहानी है, उसको कभी अगर नेक्स्ट या कभी फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। विलय पत्र पर हस्ताक्षर से राजा हरि सिंह ने किए थे, उस समय ये वहाँ के राजा थे हरि सिंह। भारत में मिला, इन पे जो है जो पाकिस्तानी है वो हमला कर देते हैं, अपने बचाव के लिए ये भारत से हेल्प मांगते हैं। जो भारत के जो उसमें प्रधानमंत्री थे उनको उनके आग्रह पर ये विलय पत्र पर साइन करवा के जब उनकी हेल्प के लिए जाते हैं भारत में मिला लेते हैं। अब फिर उसके बाद करेंगे आज़ादी के बाद क्या होता है। आज़ादी के बाद क्या होता है, जो भाषाई आधार पर नए जो राज्य हैं उनके लिए मांग उठने लगी। इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए जो भारत सरकार है वो एक श्रीधर आयोग का स्थापना करती है और इसकी रिपोर्ट आती है 1948 में। तो जो कमेटी है वो क्या कहती है कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, आज़ादी के बाद क्या हुआ, सब जो भाषाई आधार पर नए राज्यों की मांग उठने लगी।
क्या इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक आयोग बनाया जाता है, एस के धर आयोग। और ये कब बनता है, इसकी स्थापना होती है 1947 में। कब होती है, 1947 में। और इसने रिपोर्ट कब दी थी, रिपोर्ट दी थी 1948 में। ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं। रिपोर्ट सबमिट कब की थी, ये की थी 1948 में। और इन्होंने क्या बताया था, एस्केदर कमेटी ने, कि भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा था इस कमेटी ने, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर भी क्या होता है, जो तेलुगु भाषा के आधार पर जो सबसे नए राज्यों की मांग जो है वो सबसे तीव्र थी, तीव्र उठने लगी। इसके लिए जो 1952 है उसमें अनशन पर जो श्री रामल्लू जी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और सबसे पहले 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर जो आंध्र प्रदेश है उसको बनाया जाता है। क्या होता है, क्या होता है, तेलुगु भाषा, तेलुगु जो भाषा बोलने वाले लोग थे उनकी जो मांग है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। नए नए आंदोलन करते हैं और अनशन पर बैठ जाते हैं। नए राज्य की मांग तीव्र, क्या होता है 1952 में, 1952 में क्या होता है, जो पोटल्ली श्री रामल्लू हैं, पोटल्ली श्री रामल्लू, ये क्या है, ये वहाँ के एक किसी प्रकार के नेता होते हैं उस एरिया के। वो क्या करते हैं, वो अनशन पर बैठ जाते हैं और उस अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु। और फिर जो आंदोलन है वो और तेज हो जाता है। फिर जो है 1 अक्टूबर को 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को बनाया जाता है। 1 अक्टूबर 1953 क्या होता है, तेलुगु भाषा के आधार पर कौन बनता है, आंध्र प्रदेश को बनाया जाता है। आंध्र प्रदेश बनाया गया। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो राज्य बनाया गया था उसके लिए राज्य पुनर्आयोग इसका गठन होता है। इसके जो इससे क्या बोलते हैं, इसको फजल अली आयोग भी बोलते हैं। जो 3 अध्यक्ष थे, फजल अली, M.K. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, इन्हीं के नाम से ये आयोग बनता है। इस जो गठन हुआ था इसके लिए क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। इसे क्या बोलते हैं, इसे फजल अली आयोग भी बोलते हैं। इस आयोग फजल अली आयोग, इसमें कितने सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य, 3 सदस्य थे। वो कौन कौन से थे, वो थे फजल अली
ये तो अध्यक्ष थे इस आयोग के। दूसरे थे एम के पणिक्कर, के एम पणिक्कर। तीसरे जो थे हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने कहा था, जो ये आयोग है उन्होंने कहा था कि भाषाई आधार पर नए राज्य बन सकते हैं। इस कमेटी की जो रिपोर्ट आती है वो क्या कहती है कि भाषाई आधार पर नए राज्य बन सकते हैं। और सबसे पहले जो राज्य बना था तेलुगु भाषा के आधार बना था वो बना था आंध्र प्रदेश, इस कमेटी के, इस आयोग ने। अब जो राज्य ये पुनर्गठन आयोग एक अधिनियम आता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का। इस कौन सा होता है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, स्टेट रिकंस्ट्रक्शन एक्ट 1956 आते हैं। ये इसके द्वारा क्या होता है, संविधान में 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1956 में। और इसके आधार पर क्या हुआ, 14 राज्य और 6 यूटी बनाई। अब बात करेंगे एक इसके बाद जो नए नए राज्यों का गठन हुआ वो कब हुआ उनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे 1 मई 1960 को बम्बई है, उसमें से 2 राज्यों में टूटती है। जो मराठी भाषा के लोग थे उसमें महाराष्ट्र बना दिया गया, जो गुजराती भाषा के आधार पर उसको गुजरात बना दिया गया। और ये गुजरात 15वां राज्य बना 1 मई 1960। क्या हुआ, इस बम्बई जो थी जो पहले, उसमें क्या हुआ, जो मराठी भाषा है, जो मराठी भाषा के लोग थे, मराठी भाषा के जो लोग थे उनके लिए महाराष्ट्र का गठन, महाराष्ट्र बना दिया। और जो गुजराती लोग थे, जो गुजराती भाषा के थे, गुजराती भाषा, जो गुजराती भाषा बोलते थे उनके लिए गुजरात राज्य का गठन किया। और ये कौन सा राज्य बना, ये 15वां राज्य बना, 15वां। गुजरात कौन सा राज्य बना, 15वां। अब बात करेंगे अगले राज्य का, जो क्या होता है 1 दिसंबर 1963 क्या होता है, असम से अलग होकर नागालैंड राज्य बना। ये 16वां और ये भारत का 16वां राज्य बना, दिसंबर 1963 को। ये पहले असम का भाग था, नागालैंड, असम से अलग होकर नागालैंड राज्य बना। और ये नागालैंड कौन सा राज्य बना, 16वां राज्य। 1 दिसंबर को नागालैंड के लोग क्या मनाते हैं, हॉर्नबिल उत्सव मनाते हैं नागालैंड के लोग। हॉर्नबिल ये त्यौहार है वो मनाते हैं, उत्सव कहाँ के मनाते हैं, नागालैंड के। बात करेंगे
1 नवंबर 1966 क्या होता है, वो पंजाब है। पंजाब में जो सिख लोगों के लिए वो पंजाब बनता है, जो हिंदी बोलते थे उनके लिए हरियाणा। और इस पंजाब में से एक यूटी का भी निर्माण होता है, वो होती है चंडीगढ़। क्या होता है, 1 नवंबर 1966 जो पंजाब प्रांत था। पंजाब प्रांत में क्या होता है, जो पंजाबी बोलते थे, जो सिख थे उनके लिए तो पंजाब रहता है, पंजाब। और जो हिंदी बोलते थे उन्होंने हरियाणा, और ये भारत का 17वां राज्य बनता है। और इसमें से पंजाब में से एक यूटी बनती है, वो बनती है चंडीगढ़। तो क्या होता है, जो 25 जनवरी 1971 को ऐसा क्या होता है कि जो हिमाचल प्रदेश था वो पहले यूटी हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, और ये यूटी से फिर राज्य बनाया गया। इसको क्या बनाया गया, 25 जनवरी 1971 जो हिमाचल प्रदेश था ये पहले यूटी था, हिमाचल प्रदेश यूटी से राज्य बना। और ये कौन सा राज्य बना, फिर इसे राज्य बना, ये बन गया 18वां राज्य। और ये ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश था जो यूटी से राज्य बना था। इसको नोट करके लिखेंगे, पहला राज्य जो यूटी केंद्र शासित प्रदेश से यूटी से राज्य बना। उसके बाद कर देंगे 21 जनवरी 1972 की, वो है असम में जो पहले, एक तो नागालैंड अलग बन चुका था, लेकिन इसमें से फिर 21 जनवरी 1972 को इसमें से फिर इनमें से 3 राज्यों का और गठन होता है, वो होता है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। 21 जनवरी 1972 क्या होता है, असम से 3 राज्य बने, असम से 3 नए राज्य बने। वो कौन कौन से थे, मेघालय ये 19वां राज्य बना, त्रिपुरा ये 20वां राज्य बना, और फिर बना मणिपुर, ये 21वां राज्य बना। इसके बाद क्या होता है, 16 मई 1975 को जो है, जो सिक्किम राज्य है वो भारत में मिलाया जाता है 36वें संविधान संशोधन द्वारा, और भारत का ये 22वां राज्य बनता है। 16 मई 1975 क्या होता है, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। राज्य, और एक संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 द्वारा। अब बात करेंगे असम से फिर 2 नए राज्य का गठन होता है, एक होता है मिजोरम, ये भारत का 23वां राज्य बनता है, और अरुणाचल प्रदेश बनता है 24वां। 20 फरवरी 1987 क्या होता है, असम से
से 2 नए राज्य। वो कौन कौन से बनते हैं? मिजोरम, ये कौन सा 23वां राज्य बनता है, 23वां राज्य। और इसमें से एक और बनता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये भारत का 24वां राज्य बनता है। अब क्या होता है 23 में, 23 में क्या होता है? 23 मई 1987 को जो गोवा है वो यूटी से राज्य बना, और इसको किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? 25 में ये 25वां राज्य बनता है, और 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा यूटी से राज्य बना, और ये दूसरा राज्य है जो यूटी से राज्य बना था। और ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 56वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा। ये कौन सा राज्य बना? 25 में। ये जो है इस पर गोवा जो है 1961 है, 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा ये पुर्तगालियों से इसको स्वतंत्र कराया था, और ये भारत का उस समय इसको जिस समय आज़ाद कराया था उसमें इसको यूटी बनाया गया था। नोट करके लिखेंगे इसके बारे में। गोवा को 1961 में ऑपरेशन पोलो नहीं, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों से स्वतंत्र, पुर्तगालियों से स्वतंत्र करके भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। प्रदेश यूटी बनाया गया था। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, 30 मई 1987 को जो गोवा है उसको यूटी से राज्य बना देते हैं, और ये 25वां राज्य बनता है। उसके बाद आते हैं 1 नवंबर 2000 क्या होता है? छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, और इस 26वां राज्य बनता है। ये छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है। छत्तीसगढ़ ये किसमें से अलग होता है? ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। और ये कौन सा राज्य बनता है? ये बनता है 26वां राज्य, 26वां राज्य। उसके बाद आता है 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 क्या होता है? जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से अलग होता है, और भारत का 27वां राज्य बनता है। उत्तराखंड क्या होता है? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, और ये क्या बनता है? ये भारत का 27वां राज्य बनता है। 27वां राज्य बना। अब बात करेंगे 15 नवंबर 2000। क्या होता है? जो झारखंड है वो किससे अलग होता है? वो बिहार से अलग होता है, और
28वां राज्य बनता है। झारखंड किससे अलग होता है? बिहार से। बिहार से अलग होता है और कौन सा राज्य बनता है? 28वां, भारत का 28वां राज्य बनता है। अब आती है जो 2 जून 2014, 2 जून 2014 क्या होता है? जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना जो है वो 29वां राज्य बनता है। और भाई ये भारत का सबसे नवीनतम राज्य बना है, जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से अलग क्या बनता है? तेलंगाना। कौन सा राज्य बनता है तेलंगाना? 29 में। और ये भारत का नवीनतम राज्य बना है। भारत का नवीनतम राज्य, ना कि यूटी। जो यूटी है वो बने हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जो पहले जो जम्मू कश्मीर क्या था? वो राज्य था, वो राज्य में से अब यूटी में ट्रांसफर हुआ। तो इस समय कितने राज्य थे? इस समय थे 29 राज्य और 7 यूटी हो चुके थे। अब क्या होता है? 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको 2 यूटियों में तोड़ दिया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर राज्य को 2 यूटी में या यूटी बनाए गए, 2 यूटी में चेंज हुआ। इसमें कौन कौन से बने थे? एक तो जम्मू एंड कश्मीर के नाम से यूटी बना था और दूसरा लद्दाख। और इस समय क्या होता है? इस समय हो जाते हैं 28 राज्य 9 यूटी। 28 राज्य 9 यूटी हो जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है? जो दादर नगर हवेली और दमन और दीव जो 2 यूटी थे उनको संयुक्त बना एक जगह करके एक यूटी बना दिया जाता है। ये कब होता है? 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 क्या होता है? दादर नगर हवेली एंड दमन दीव जो 2 यूटी हैं, ये 2 यूटी को संयुक्त करके एक यूनिट बना देते हैं। संयुक्त मिलाकर एक यूटी बन गई। और फिर क्या होता है? अब जो वर्तमान में है कितने राज्य हैं? वो 28 राज्य हो गए और 8 यूटी थे। अब बात करेंगे क्षेत्रीय परिषद के बारे में, रीजनल काउंसिलिंग के बारे में। इसकी स्थापना किसके द्वारा होती है? राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। और कौन स्थापना करता है? राष्ट्रपति द्वारा। और इसका अध्यक्ष जो होता है वो होता है गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषद बोल सकते हैं रीजनल काउंसिल। इसकी स्थापना जो किसके द्वारा होती है? क्षेत्रीय परिषद की
स्थापना किसके तहत होती है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा। और इसमें क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं गृह मंत्री। गृह मंत्री। और जो क्षेत्रीय परिषद है उनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ हैं? इस समय कितनी है? वो है 5। पाँचों के 6। जो इस समय है वो है 6। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर दिल्ली में, पश्चिमी क्षेत्र परिषद का मुंबई में, और मिडिल का है वो प्रयागराज में, और दक्षिण के जो क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई में, और जो पूर्वी है उसका कोलकाता में, और जो उत्तरी पूर्वी नॉर्थ ईस्ट के लिए है उसका हेडक्वार्टर है शिलांग मेघालय में। इसको एक डायग्राम द्वारा बनाएंगे। ये हो जाती है मिडिल क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है प्रयागराज में। और ये है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है कोलकाता में। जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है दिल्ली में। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। अब है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। इसका कहाँ है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। अब बात करेंगे दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। अब नॉर्थ ईस्ट वाले मिडिल क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी काउंसिल। इसको किस एक्ट द्वारा बनाया गया था? 1971 के एक्ट द्वारा। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? शिलांग में, जो मेघालय की राजधानी है। अब बात करेंगे जो इस भारत के जो नाम परिवर्तन है आर्टिकल 3 द्वारा उनके बारे में, जो कौन नोट करके लिखेंगे। जो राज्यों के नाम चेंज हुए, नाम परिवर्तन किस द्वारा? आर्टिकल 3 द्वारा। आर्टिकल 3 द्वारा। जो सबसे पहले जो नाम है वो है संयुक्त प्रांत। इसका नाम जो चेंज हुआ वो है उत्तर प्रदेश में। संयुक्त प्रांत इसका नाम किस में चेंज हुआ था? उत्तर प्रदेश में। और कब हुआ था ये? 1950 में। 1950 में। एक था मद्रास। मद्रास का नाम किस में चेंज हुआ? तमिलनाडु। तमिलनाडु। और ये कब हुआ था? 1969 में, 1969 में। अब बात करूँ मैसूर। मैसूर का नाम किस में चेंज हुआ है? कर्नाटक में।
और ये कब हुआ था 1973 में। उसके बाद है उत्तरांचल, इसका नाम चेंज हुआ है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। ये कब हुआ है 2007। एक है उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा का नाम किस में चेंज हुआ है, उड़ीसा में। ये कब हुआ है 2011। और ये जो उड़ीसा का नाम सबसे नवीनतम चेंज हुआ है। लेकिन एक हाल ही में जो एक केरल सरकार है उसने भी अपने केरल राज्य का नाम चेंज करने के लिए प्रस्ताव दिया है, और वो केरल से केरलम करना चाहते हैं। इसी को लेकर अभी वो संसद में अभी पारित नहीं हुआ है। तो ये था भाग हमारे संविधान का भाग 1। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भाग 2 के बारे में, नागरिकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।